नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गाइड होम पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का 5वां पाठ ग्रामश्री। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। सर्वप्रथम हम पहले काव्यांश का प्रसंग देखते हैं। इस काव्यांश में कवि पंत जी ने गांव के आसपास की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। गांव में हर तरफ खेतों में दूर दूर तक हरी भरी फसलों की जो मखमल जैसी कोमल हरियाली है वो चारों तरफ फैली हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और रवि सूर्य को कहा जाता है। सूर्य की किरणों में यह हरियाली किसी चांदी की जाली में लिपटी हुई सी प्रतीत हो रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और खेतों में फसलों के हरे भरे तिनके मानो उसके हरे खून की तरह प्रतीत हो रहे हैं। फिर अगली पंक्तियों में कहते हैं, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और इस हरियाली से सांवला रूप धरे हुए इस धरती के ऊपर जो नीला स्वच्छ आकाश है वह झुका हुआ है, उसने इसे ढका हुआ है इस हरियाली को। कवि ने ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत खेतों की हरियाली का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया हुआ है। और अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा तथा रूपक अलंकार भी यहाँ पर हैं। और तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब हम दूसरे काव्यांश को देखते हैं। इस काव्यांश में कवि ने भारतीय ग्रामों के खेतों की हरियाली का वर्णन करते हुए कहा है कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जो जौ तथा गेहूं की फसल है, इसमें बालियां आने से धरती भी बहुत खुश प्रतीत हो रही है। वसुधा धरती को कहा जाता है। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली। अरहर तथा सनई की जो पकी हुई फलियां हैं वह सोने की करधनी की तरह सुंदर दिखाई दे रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। तैलाक्त कहते हैं तेल से युक्त। अब जो सरसों हैं, सरसों के पीले पीले फूलों के बीच से आने वाली पवन मानो तेल की भीनी भीनी गंध का आभास करा रहे हों। वह जब हवा उड़ कर आ रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तेल की सुगंध आ रही हो सरसों के फूलों से। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। अब कवि कहता है कि हरी भरी धरती से निकलने वाली नीलम की कलियां ऐसी दिखाई दे रही हैं मानो वे बाहर की ओर झांक रही हैं। अर्थात ऐसे वातावरण में नीलम की कलियां भी खिली हैं। कवि ने अरहर सनई सरसों का प्रयोग करके प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। वसुधा नीलम की कली आदि का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। और पीली पीली इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भाषा में तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तीसरे काव्यांश में देखिए, जो कवि हैं, कवि ने भारतीय गांव की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। और कवि कहता है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। जो रंग बिरंगे फूल हैं इनके बीच में मटर की फलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो सखियां आपस में घुल मिलकर हंस रही हों। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और जो मटर की फलियां हैं उनके अंदर छुपे हुए बीजों की लड़ियां मानो मखमल की पेटियों हैं, मखमल की पेटियों के समान सुंदर लग रही हों। फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर। और खेतों में जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं उन पर रंग बिरंगी तितलियां फिर रही हैं एक फूल से दूसरे फूल पर। फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत कहते हैं डालियों को। इन्हें देखकर, इन उड़ती हुई तितलियों को देख करके ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगे फूल स्वतः ही एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ उड़ कर जा रहे हों। अब यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने फूलों के साथ उगे मटर के पौधों का बड़ा मनोहारी चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, इसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब चौथा काव्यांश देखिए। इस काव्यांश में कवि ने गांव की जो प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि है उसका चित्रण किया हुआ है। इन पंक्तियों में कवि आम कटहल आदि पेड़ों की छवि का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली।
अब आम के पेड़ों की टहनियाँ सोने चांदी के भांति रंगों से युक्त मंजरियों से लद गई है। जिस प्रकार सोना और चांदी होता है, उसी प्रकार के सफ़ेद और सुनहरे रंग की जो मंजरियाँ हैं आम के पेड़ों पर आ गई है, आम के डालियों पर आ गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। अब ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं और कोयल जो है वो मतवाली होकर कूक कूक के मधुर ध्वनि कर रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झबरेली झूली। और कटहल के फल पकने लग गए हैं, जामुन के पेड़ पर भी फूल आने लग गए हैं। वन में खड़ी झबरेली की जो टहनियाँ हैं वो भी फलों से लदने लगी हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली। और आड़ू नींबू अनार गोभी बैगन मूली आदि के पेड़ पौधों पर भी फल फलियां आदि आने लग गई हैं। यहाँ पर कवि ने फलों एवं सब्जियों का अनुपम चित्रण किया है। झबरेली झूली में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ हो उठी कोकिला मतवाली कोयल का मानवीकरण कर दिया है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, सब तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति में फल और सब्जियों की बहार का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। अब पेड़ पर लगे पीले पीले अमरूदों पर लाल लाल चित्तियाँ जो धब्बे होते हैं वो पड़ने लग गए हैं, अर्थात उनमें मिठास भरने लग गई है। पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरु की डाल जड़ी। और जो सुनहरे व मीठे बेर होते हैं अब पक गए हैं। और अम्ली आंवले के लिए कहा जाता है। आंवले के पेड़ की डालियाँ छोटे छोटे रस भरे आंवलों के भार से झुक गई है। लहलह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली। और जो पालक है वह लहलहा रहा है, धनिये की सुगंध हर ओर फैल रही है, लौकी और सेम की फलियां लगने लग गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और जो टमाटर हैं वो मखमल जैसे पक करके लाल हो चुके हैं तथा मिर्च अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। कवि ने यहाँ पर विभिन्न फलों के साथ साथ विभिन्न सब्जियों का भी उल्लेख करके न केवल अपने कृषि ज्ञान का परिचय दिया है, वरन अपनी एक समन्वय की भावना का भी यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। फली फैली में अनुप्रास अलंकार है, लाल लाल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस काव्यांश में कवि ने गंगा नदी के किनारे की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। गंगा नदी के किनारे का खेत लहरों के प्रभाव के कारण सांपों की भांति टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लहरों के आने जाने से उस पर रेत से ऐसे निशान बन गए जैसे सांप यहाँ से गुजरा हुआ हो वहाँ से। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। कवि कह रहा है कि नदी के किनारे छाए घास फूस, तरबूजे के खेत, यह सब देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। तिली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। यहाँ पर कवि कह रहा है, कहीं कहीं पर तट पर बगुले अपने पाँव से अपनी कलंगी को संवार रहे हैं। और तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। और सुरखाब या चक्रवात पक्षी जो होता है वह नदी के निर्मल जल में तैर रहे हैं और तट पर मगरौठी मानो सो रही है, ये पक्षी हैं। कवि ने यहाँ पर गंगा के तट की प्राकृतिक शोभा का बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है और भाषा तत्सम प्रधान भाषा है। अब हम अपना आखिरी काव्यांश से देख लेते हैं। इस काव्यांश में कवि ने भारतीय गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया हुआ है और कवि कहता है, हंसमुख हरियाली हिम आतप हिम सर्दी आतप धूप। सुख से अलसाए से सोए। इस समय सर्दी की धूप में खेतों की हरी भरी फसलें सुख व आलस्य से सोई हुई हैं। भीगी अंधियारी में निसिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। और रात्रि के समय ओस भरे अंधकार में यह गांव तारों के सपनों में खोया हुआ सा दिखाई देता है। मरकट डिब्बे सा खुला हुआ, मरकत कहते हैं पन्ना, और पन्ने का रंग होता है हरा, तो इसलिए कह रहा है कवि, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। यह गांव जो है चारों तरफ इसमें हरियाली फैली हुई है और ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पन्ने का डिब्बा खोल दिया हो। इसी हरियाली से युक्त गांव पर नीलम जैसा नीला आकाश छाया हुआ है जिस पर नीलम नभ आच्छादन,
अगली पंक्तियां हैं, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। और इस अतुलनीय, निरूपम अतुलनीय, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती है। हिमांत कहते हैं वसंत के मौसम को हिमांत कहा जाता है। वसंत में यह सुंदर, स्निग्ध का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर और शांत गांव अपने सौंदर्य से हर व्यक्ति के मन को अपनी ओर खींच रहा है, उसका मन हर रहा है। कवि ने इस पद्यांश में शीत ऋतु की समाप्ति के फलस्वरूप जो परिवर्तन ग्रामीण प्रकृति में दिखाई देते हैं, उनका बड़ा मनोहारी वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर भी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है और अनुप्रास, उपमा तथा मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।